आप सभी ने सुना होगा कि रिसेंटली ही भारत सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अप्रूवल दे दी है। मेरे हिसाब से ये भारत सरकार का अब तक का सबसे बड़ा रिफॉर्म है, क्योंकि अच्छी एजुकेशन और एजुकेशन में लगातार चेंजेस करना, ज़माने के साथ चलकर उसको चेंजेस करना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। क्यों? पूरी दुनिया में भारत को कम्पीट करने के लिए और आज के यूथ के लिए उसको पूरी दुनिया में आगे ले जाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप मानेंगे, लास्ट हमारा एजुकेशन सिस्टम जो बनाया गया था वो 34 साल पहले 1986 में बनाया गया था। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए, 34 साल पहले क्या आपकी और मेरी ज़रूरतें अलग नहीं थी? क्या आपकी और मेरे लर्न करने का तरीका भी बिल्कुल अलग था? आपका और मेरा सीखने का और उसे एनालाइज करने का भी तरीका अलग था। लेकिन फिर भी चेंजेस आए हैं और बहुत अच्छे चेंजेस आए हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के पूरे टेक अवेज दूंगा, की हाइलाइट्स देने की कोशिश करूंगा एज अ समरी फॉर्मेट। और मैंने जो एनालाइज किया इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर, जो नई एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है, उसके अंदर स्किल डेवलपमेंट और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था कम्पीट करने के लिए पूरी दुनिया के अंदर। मेरा नाम है सचिन कोहली। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि आपको नए नए हाईलाइट्स मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के की टेक अवेज। सबसे पहले तो एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम बदलकर अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। ये इतनी छोटी सी चीज़ थी पर जो आज तक हुई नहीं थी। दूसरा सबसे बड़ा बदलाव जो आया है, हमारा जो एग्जिस्टिंग 10+2 का सिस्टम है उसे चेंज कर 5+3+3+4 का सिस्टम कर दिया गया। मतलब 12 साल की स्कूलिंग और 3 साल का प्री स्कूल या फिर आंगनवाड़ी एजुकेशन। अब पहले जो 5 वर्ष है उसको बोला जाएगा फाउंडेशन स्टेज। मतलब उसके अंदर बच्चों को मोटे मोटे बैग्स और बड़ी बड़ी किताबों के बजाय उन पर खेल कूद और फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाएगा। मतलब कि उनको ज़्यादा फिजिकल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाएगा। जैसे कि एक ही क्लास में बड़े बच्चे हैं और बहुत तरह के टॉयज़ हैं। अब आप खुद मान लीजिए, कोई बच्चा कंस्ट्रक्शन टॉयज़ को चूज़ करेगा, कोई बच्चा पजल्स को चूज़ करेगा, कोई बच्चा अपने आप ही आउटडोर एक्टिविटीज़ में भाग लेना शुरू कर देगा। तो इस तरह से उनका अलग अलग इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है। उसी तरह से जो 3rd से 5th है उस जो स्टैंडर्ड है उसके अंदर उसको बच्चों को फ्यूचर के लिए तैयार कर दिया जाएगा। मतलब कि धीरे धीरे जो मैथ्स, साइंस, दूसरे जो एजुकेशन के सब्जेक्ट है वो धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करने शुरू कर दिए जाएंगे ताकि उनको एक बेसिक नॉलेज, बेसिक आइडिया मिलना शुरू हो जाए। और 5th क्लास तक आप अपनी मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज को मीडियम ऑफ एजुकेशन चूज़ कर पाएंगे। अभी जनरली क्या होता है, छोटे होते से ही इंग्लिश पर इंफेसिस देना शुरू कर देते हैं, जो कि अभी भी मतलब एज अ सब्जेक्ट होगा, लेकिन आपके पास ऑप्शन दी जाएगी, मदर टंग को भी आप चूज़ कर सकते हैं ताकि उसका बेस स्ट्रांग रहे अपनी बेस लैंग्वेज के हिसाब से। उसके बाद 6th क्लास के ऑनवर्ड जिसको बोला जाएगा मिडिल स्टेज, जिसके अंदर सेट करिकुलम के आधार पर आपको सभी सब्जेक्ट्स की बेसिक एजुकेशन और उसकी डिटेल्स देनी शुरू कर देंगे। इसके अंदर जो एग्ज़ाम्स होंगे वो सिर्फ 3rd, 5th और 8th क्लास में एग्ज़ाम्स होंगे, बाकी किसी क्लास में एग्ज़ाम्स नहीं होंगे। 6th क्लास में सबसे बड़ा चेंज होगा, जो कि आपको 6th क्लास में ही कंप्यूटर कोडिंग की एजुकेशन लगा दी जाएगी। ये बहुत बड़ा चेंज साबित होगा, क्योंकि हम कई बारी बात करते हैं यार, चाइना, जापान, इन सभी कंट्रीज़ के अंदर टेक्निकली ये लोग कितने स्ट्रांग है, बट उसका भी अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो वो यही है कि वो छोटी क्लासेस से ही टेक्निकल एजुकेशन को इंक्लूड कर देते हैं बेसिक करिकुलम के अंदर। और इसके अंदर 6th क्लास के अंदर ही आपको इंटर्नशिप की फैसिलिटी भी दे दी गई है। मतलब कि अगर मान लो बच्चे का पेंटिंग की तरफ ध्यान है तो वो 6th क्लास के अंदर अगर कोई इंटर्नशिप करना चाहे स्कूल के साथ साथ, तो किसी पेंटिंग इंस्टीट्यूट के साथ वो पेंटिंग की बेसिक इंटर्नशिप भी बच्चा ले सकता है। उसके बाद एग्ज़ाम्स का मैंने आपको पैटर्न पहले ही बता दिया। 10th क्लास के अंदर जो होगा वो सेमेस्टर सिस्टम इंक्लूड कर दिया गया है। मतलब कि हर 6 महीने बाद एग्ज़ाम्स होंगे और दोनों एग्ज़ाम्स के क्युमुलेटिव जो मार्क्स होंगे उसके बेस पर मार्कशीट तैयार की जाएगी। अभी लास्ट स्टेज है 9th से 12th स्टेज क्लास तक। ये मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि इसके अंदर जो अभी करंट जो है हमारा सिस्टम, स्ट्रीम सिस्टम, कि हमको आर्ट्स चूज़ करनी है, कॉमर्स, नॉन मेडिकल या मेडिकल, उसे बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। उसके अंदर क्या होगा कि अगर बच्चे को मान लो बायोलॉजी के साथ उसको बेसिक अकाउंटेंसी पढ़नी है तो वो डिफरेंट पूल ऑफ सब्जेक्ट्स तैयार किए गए हैं। उसके अंदर से आप अपने हिसाब से पिक एंड चूज़ कर सकते हैं सब्जेक्ट्स को। मतलब कि आर्ट्स का बच्चा अगर फिजिक्स पढ़ना चाहे साथ वो भी पढ़ सकता है, जो कि एक बहुत ज़रूरी है सोसाइटी के लिए, क्योंकि हर किसी के इंटरेस्ट अलग होते हैं। कई बार हम ना चाह के भी उसी करिकुलम के साथ हमें स्टिक करना पड़ता है। 10th क्लास तक इसके अंदर संगीत, कला, साहित्य, फिजिकल एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। और इसके अंदर ग्रेजुएशन सिस्टम को भी चेंज कर दिया गया है। मतलब उसको 1, 2, 3 और 4 साल में ग्रेजुएशन को स्प्लिट कर दिया गया है। अभी कई बारी क्या होता था कि मान लो मैंने ग्रेजुएशन करनी शुरू की और मेरी 1 साल बाद मान लो बच्ची की शादी हो गई,
या तो उसके अंदर उसमें क्या होता है कि मेरे को वो एजुकेशन का ब्रेक बीच में लेना पड़ जाता है, तो वो जो मैंने जो 1 साल पूरा किया है वो ख़राब हो जाता था, या फिर कोई बीच में मान लो अनफॉर्चुनेट डिजीज़ आ गई बच्चे को 2 साल के बाद, तो वो बीच में ब्रेक लग जाता था। अब इस नए सिस्टम के हिसाब से ग्रेजुएशन के टाइम पे अगर आपने 1 साल की ग्रेजुएशन पूरी कर ली है तो आपको सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। 2 साल की अगर ग्रेजुएशन पूरी कर ली है तो आपको उसके अंदर डिप्लोमा इशू कर दिया जाएगा। 3 साल के ऊपर आपको बैचलर डिग्री इशू कर दी जाएगी, और 4 साल का अगर आप पूरा करते हैं तो उसको रिसर्च बेस्ड पूरी एजुकेशन की डिग्री आपको दे दी जाएगी। तो आप जहाँ भी इसको स्प्लिट करते हैं, मान लो 2 साल के बाद, और अगर आपको ब्रेक के बाद टाइम टेन्योर के हिसाब से अगर आप उसको कंटिन्यू करना चाहें तो आपको दोबारा से नहीं ग्रेजुएशन स्टार्ट करनी पड़ेगी, वो 2 साल के बाद ही करनी पड़ेगी, जो कि एक बहुत बढ़िया बात है इस पूरे सिस्टम के अंदर। उसके बाद इसके अंदर क्रेडिट सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया गया है। क्रेडिट सिस्टम का मतलब कि आप मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज को चूज़ कर सकते हैं। मान लो आपने एक कोर्स स्टार्ट किया और उसको आपने थोड़े टाइम बाद, कुछ सेमेस्टर्स के बाद छोड़ दिया, तो आपका वो जो क्रेडिट सिस्टम बनेगा वो आपको डिजिटली उतने ही क्रेडिट कर दिए जाएंगे पॉइंट्स, और जब आप पूरा कोर्स ख़त्म करेंगे वो आपके पॉइंट्स ऐड करके उसे आपको फाइनल मार्कशीट में इंक्लूड कर दिया जाएगा। पीएचडी के लिए भी एमफिल ख़त्म कर दी गई है, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ थी। उसके बाद फीस सिस्टम को भी रेगुलेट किया गया है। फीस सिस्टम का मतलब कि अब मन माने कोई भी इंस्टीट्यूट्स उसको इंक्लूड नहीं कर सकते कि फ़ीस को बढ़ा दिया, कम कर दिया, वो भी इसको पूरा कंट्रोल किया जाएगा। दूसरी चीज़, इसके अंदर जो उच्च कोटि के संस्थान है जैसे कि आईआईटी, आईआईएम्स, उसके अंदर भी इसका प्रावधान किया गया कि उसके अंदर आर्ट्स, कॉमर्स, बेसिक एजुकेशन को इंक्लूड किया जा सकता है नियर फ्यूचर के अंदर। और इसके अंदर ये भी है कि अभी कंटिन्यूसली बहुत सारी बॉडीज़ हैं, जैसे यूजीसी है, बहुत सारी बॉडीज़ हैं जो डिफरेंट एजुकेशन के सेक्टर को कंट्रोल करती है। एनसीईआरटी हो गया, एनसीटी हो, बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम है। अब उन सबको डिसॉल्व करके एक पर्टिकुलर एजेंसी बनाई जाएगी जो कि हर तरह की एजुकेशन सिस्टम को कंट्रोल किया जाएगा और उसको ओवरलुक किया जाएगा। वो उसके एजुकेशन सिस्टम के रिलेटेड कोई भी एसओपीज़ बनानी हो, नए प्रावधान बनाने हो, नया कोई सिस्टम इंट्रोड्यूस करना हो, वो एक पर्टिकुलर पैनल बना दिया गया है जिसके अंतर्गत सभी एजुकेशन सिस्टम को इसमें ला दिया गया है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को भी इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसके अगेंस्ट मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा, उसको प्रोवोक किया जाएगा हर तरह के बच्चों को, हर करिकुलम को, कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी भाग लें। दूसरा इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया सबसे बढ़िया चीज़ है 360 डिग्री असेसमेंट पॉलिसी। मतलब कि अभी तक जो रिजल्ट्स आते थे वो हम किताबों में रट्टा मार के सिर्फ एग्जाम्स पास करने के लिए ही हम सिर्फ पढ़ाई किया करते थे। आप खुद ही, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता पर आप खुद सोच लीजिए अभी तक हम कितनी हमने चीज़ें पढ़ी जो कि हमारा डे टू डे लाइफ में आज तक कभी यूज़ हुआ ही नहीं। कितनी सारी थ्योरम्स, कितना सब कुछ जो हम सिर्फ इसलिए पढ़ा करते थे ताकि हमको एग्ज़ाम पास किया जाए। इसके अंदर जो नए सिस्टम के अंदर जो आपकी असेसमेंट होगी वो होगी एनालिटिकल और क्रिटिकल थिंकिंग के आधार पर, और इसके अंदर सेल्फ असेसमेंट का भी आपको प्रावधान दिया गया है कि बच्चा अपने आप को सेल्फ असेस भी करेगा, और डेफिनेटली जो टीचर्स है वो तो असेस करेंगे, मतलब परफॉर्मेंस के बेस पे, ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बेस पे आपको असेस किया जाएगा, ना कि सिर्फ किताबों में पढ़ा, रट्टे मारे और एग्ज़ाम पास कर लिया। ये इसके अंदर बहुत बड़ा चेंज है। और कॉलेज एजुकेशन के अंदर भी कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट को लगाया गया है, मतलब कि अगर आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में भाग लेना है तो आप उसको कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट को भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो के माध्यम से इस पॉलिसी के कुछ हाइलाइट्स आपको देने की कोशिश की है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को कब लागू किया जाएगा। अभी तक का जो रिसर्च आई है उसके हिसाब से गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि 2022 का जो एजुकेशन सिस्टम होगा वो नए सिस्टम के हिसाब से लागू किया जाएगा। इसे ऑलरेडी इंडियन गवर्नमेंट ने कैबिनेट की अप्रूवल मिल गई है। मेरे हिसाब से जो है ये बहुत बड़ा अच्छा रिफॉर्म है और इसके अंदर बहुत सारे गेम चेंजिंग पॉइंट्स भी है इसके अंदर। आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नीचे कमेंट्स में अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे लिख सकते हैं। अभी तक के लिए यही आशा करूँगा कि आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।